Welcome back. Am I audible, visible to all of you? चलिए, सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में बायजूस एग्जाम प्रेप। और आज की क्लास भी बहुत भारी भरकम होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 पार्ट 4। तो अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई एक सेशन को चौथे पार्ट तक लेके गया हूं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है बिकॉज क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 2 बहुत बहुत भारी था, राइट। और इसीलिए हर एक क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है, हर एक पॉइंट में एक्सप्लेनेशन जरूरी है। और इसीलिए आज भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 24 क्वेश्चंस के करीब ही हम कर पाएंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस। सबका स्वागत है अगेन वंस अगेन आपके अपने ही इस चैनल में। तो अगर पहली बार आए हैं तो जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड विश्वास कीजिए पछताएंगे नहीं अगर ये सोच के कि सर पहली बार आया हूं, क्या ये करूं कि नहीं करूं। डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। सो आज एक एक ऑप्शंस की हम संहार करेंगे। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर। हेलो अनन्या, स्टडी टाइम, यासिर, अलीशा, पूजा। और यही चीज था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं इस सेशन के लिए। 15-20 मिनट में वैसे ही लेट हो गया हूं। सो आई थिंक यू विल एक्सक्यूज मी फॉर दैट। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहां पे मैंने कल छोड़ा था आपको और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था डच डिजीज, इसको हमने उड़ीसा एसएसबी में किया था 2018 के पेपर में। तकरीबन 14 जून 2021 में मैंने ये किया था डच डिजीज के साथ साथ। इट वाज अबाउट स्पेनिश डिजीज। कल मैं इसका इंफॉर्मेशन दे रहा था तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कंटेंट दे देता हूं। जस्ट लेट मी टेक यू टू दैट कंटेंट। ये इसका हिंदी वर्जन है। ये है पहला वाला, दैट इज द बिच हेड इफेक्ट, राइट। बिच हेड इफेक्ट जैसे आप देख सकते हैं, ये जे स्टोर का लिंक मैंने आपको दिया है। मैं अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से आई कैन एक्सेस दिस। और दिस इज द लिंक जहां पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये 1988 में इसको लाया गया था। तो दिस वाज बेसिकली द बिच हेड इफेक्ट। And this paper shows that the temporary exchange rate fluctuation can have the persistent effect on the trade price and the quantities. कल मैंने खिचड़ी वाला ऑप्शन बताया था आपको, राइट, चाणक्य एंड खिचड़ी। सो दैट इज बेसिकली फ्रॉम द मिलिट्री एस्पेक्टिव, राइट। मिलिट्री पर्सपेक्टिव या आर्मी कैसे काउंटर करेगी, कैसे दुश्मन को कैप्चर करना है। सो सिमिलरली यहां पे भी बिच हेड इफेक्ट में भी जब भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होते हैं तो टेम्पररी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो है वो उसमें इफेक्ट छोड़ जाता है, ट्रेड प्राइसेस एंड क्वांटिटीज में इफेक्ट छोड़ जाता है। जैसे मान लीजिए पहली बार कोई मार्केट में आया, मार्केट में एंट्री किया, वहां पे मार्केट में आते ही बहुत ज्यादा आपके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होते हैं, संक कॉस्ट होते हैं। और लार्ज रियल एक्सचेंज रेट शॉक्स जब होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, दे विल बी द डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट। इफ यू कैन मैनेज टू हैव अ लुक एट दिस, इसका लिंक ऑलरेडी है। तो जब ये पीपीटी पीडीएफ जब मैं शेयर करूंगा आपके साथ तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही इफेक्ट, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, ऐसे जितने भी इफेक्ट हैं, जितने भी मेरे नजर में है, चाहे जैसे तकीला इफेक्ट के बारे में बात किया था, बिचेट इफेक्ट हो गया, इसके बाद डाइड्रॉट इफेक्ट है, कोबरा इफेक्ट है, लिपस्टिक इफेक्ट है, और भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं। बहुत जल्द इनके ऊपर आप इन सब के ऊपर आपको एक एक वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत जल्द मैं वो लेके आने वाला हूं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। सो आप देखते रहिएगा और वो चीजें बहुत अच्छी होने वाली, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऐसे अटपटा से इफेक्ट आ जाते हैं और इसी को मैं कहता हूं इजी बट अननोन्स। आपको नहीं पता इनके बारे में। सो एनीवे, दिस इज व्हाट द पॉइंट। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन मैं इनको सेपरेट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ये है वो वाला स्लाइड जहां मैं आपको बता रहा था कि स्पेनिश डिजीज, फ्रेंच डिजीज, डच डिजीज एंड ब्रिटिश डिजीज। थैंक्स टू जशवंत, बिकॉज उन्होंने कल मुझे बताया था, मैं खुद ही भूल गया था कि मैंने कहां बताया था। उन्होंने मुझे बताया कि सर 2018 में आपने ये कवर किया था, राइट। यस, विक्रांत इज वन ऑफ देम, जो कि ये बहुत मेहनत करता है। वो बताता रहता है कि सर यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, विक्रांत एंड जसवंत, राइट। सो दिस इज अबाउट द स्पेनिश डिजीज फिनोमिना, फ्रेंच डिजीज फिनोमिना। आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ रहिएगा कि क्यों हुआ और ये क्या था, राइट। एक्चुअली स्पेनिश फ्लू के बारे में अगर पढ़ेंगे तो स्पेनिश लोगों का उसमें कोई काम ही नहीं था, राइट। वो गलती से नाम पड़ गया था। स्पेन वॉज अ साइलेंट कंट्री। और ये बिल्कुल इसी से कोरोना का देखा जा रहा था कि क्योंकि 2020 में कोरोना हुआ और 1920 में ये हुआ था। तकरीबन 100 साल के बाद वही चीज दोबारा रिपीट हुई, बिकॉज उस टाइम भी बहुत बहुत बड़ी महामारी हुई थी। So this was French disease phenomena, right? It is syphilis,
फिलिस, जिसमें बेसिकली इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, जब बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, टायर्डनेस होता है, फीवर होता है, राइट। इट इज कॉल्ड एज फ्रेंच डिजीज बिकॉज फ्रेंच ने इन्वेड जब किया था इटली के दौरान, तो दैट वाज कॉल्ड एज फ्रेंच डिजीज। सो फ्रेंच अपने आप उसमें कूद गया था, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। दैट इज व्हाट द पॉइंट। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपने इनके नाम भी पढ़ लिया काफी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन। उसी तरह से नेक्स्ट वाला है डच डिजीज, जहां पे ऑल द नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स जो थे वो लेस कॉम्पिटेटिव हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था डच डिजीज में। एंड दिस इज द क्राइसिस जहां पे जो बेसिकली नीदरलैंड में हुआ था, राइट। इसको भी आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, बिकॉज ये ऑलरेडी आई हैव गिवन यू दिस पार्ट नाउ। एंड लास्टली इट इज द ब्रिटिश डिजीज, क्योंकि इस बार अगर डच डिजीज आता है तो मेरे ये संभावना है कि स्पेनिश डिजीज, फ्रेंच डिजीज और ब्रिटिश डिजीज फिनोमिना क्यों नहीं आ सकता। तो इसलिए जल्दी से इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इसमें हो सकता है, इसके आजू बाजू के टॉपिक्स क्या है। नेक्स्ट यहां से मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। आज के क्वेश्चन 71 क्वेश्चन, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट वो है जहां पे एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। तो प्रिंसिपल वो होता है जो काम करवाना चाहता है, और एजेंट वो होता है जिसके द्वारा काम करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पे बात करते हैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सो जो मालिक है वो खुद बिजनेस रन नहीं कर सकता, इसलिए वो एक मैनेजर को हायर करता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द एजेंट। अब प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होता है? इट इज बेसिकली द प्रॉब्लम इन द डिफरेंसेस इन द सेल्फ इंटरेस्ट और डिफरेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल चाहता है जितना ज्यादा प्रॉफिट हो उतना अच्छा है। एजेंट जो एम्प्लॉय है, राइट, जो मैनेजर साहब आए हैं, बाबूजी आए हैं, उनका एम क्या है? उनका एम ये है कि भैया मेरी प्रमोशन कैसे हो, राइट, मेरा प्रमोशन कैसे होगा, मेरे पास कितने, मेरी टीम कैसे बढ़ेगी, मेरे पास कितने लोग होंगे, मेरी रिपोर्टीज के नंबर बढ़ने चाहिए। सो दोनों के व्हाट यू से ऑब्जेक्टिविटी में फर्क है। तो एक जो है वो जाता है कि प्रॉफिट ज्यादा कमाना, जो कि है प्रिंसिपल, और एजेंट जो है वो ये है कि मुझे किस तरह से मेरा सेल्फ इंटरेस्ट पूरा होगा। सो दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट वी से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होता है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छा कवर करने की कोशिश करूंगा। So you can see this can be matched with this, an individual pursues his or her own goal rather than the goal of the employer, right। इसी तरीके से केस आपका सेवर एंड इन्वेस्टर का भी हो सकता है। इन्वेस्टर वो है जिसके पास पैसा बहुत है और वो सेवर को ढूंढता है, एक ऐसा ब्रोकर को ढूंढता है या एक ऐसा बंदे को ढूंढता है, एजेंट को ढूंढता है जो उसके बिहाफ में सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सके। अब ब्रोकर जो है उसका अलाइनमेंट कुछ और है, उसको अपना कमीशन बनाना है। और जो सेवर है, जो इन्वेस्टर है, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि मेरे इन्वेस्टमेंट की रिटर्न सबसे ज्यादा क्यों ना आए। तो दोनों के बीच में अगेन डिफरेंस है, जिसकी वजह से पैसा डूब जाता है या पैसा बहुत अच्छा हो जाएगा अगर दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। मोरल हैजार्ड वी ऑल नो। मोरल हैजार्ड आफ्टर द सेल, सेल के बाद चेंज हो जाना। मेरे केटीएम बाइक का एग्जांपल मैंने यहां पे दिया था, जिन्होंने भी सुना था, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने सुना था। तो दैट इज द केस आफ्टर द सेल एंड एडवर्स सिलेक्शन एट द पॉइंट ऑफ सेल, right? So this is related with what? Hidden quality or hidden information? It is, moral hazard is related with the hidden quality. ये क्वालिटी के साथ है और वहां पे है हिडन इंफॉर्मेशन, राइट। सो लेट्स सी ये किसके साथ जाएगा? सेलर हैव अ बेटर इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ रिसोर्सेज मोर देन डिजायरेबल एंड वंस एक्शंस आर अनऑब्जर्व। तो देखिए हिडन एक्शन हो गया, तो ये सेकंड के साथ चला गया। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन सभी को पता है, रेगिस्तान। पहले एक हरा भरा जगह था, उसके बाद कॉमन्स क्या हुआ? सभी ने, इट वाज राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, तो हर किसी ने वहां पे कैटल्स ज्यादा रेज किए, ग्रेज किए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि किसी का कंट्रोल नहीं था, कोई मना नहीं कर सकता था कि ये पहाड़ी में मेरे भेड़ जाएंगे या मेरे बकरी जाएंगे। तो दैट इज व्हाट द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। तो इट इज बेसिकली गार्ड हार्डिन, राइट। और इसी के ऊपर एक और आया था जिन्होंने कहा था, एलिनोर ऑस्ट्रॉन। बाय द वे, एलिनोर ऑस्ट्रॉन वो पहली महिला है जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। और इसके पहले एक और नाम जो बहुत प्रमुख हुआ था, जिनका नाम था जॉन रॉबिन्सन। तो जॉन रॉबिन्सन को नहीं मिला, लेकिन एलिनोर ऑस्ट्रॉन को मिला, राइट। उनका काम था कॉमन्स पे, कॉमन पूल रिसोर्सेज पे। प्रॉब्लम ऑफ लेमन, लेमन मार्केट प्रॉब्लम। लेमन का मतलब है सेकंड हैंड मार्केट। सेकंड हैंड मार्केट में प्रॉब्लम आती है कि वहां पे द बैड क्वालिटी गुड्स ड्राइव आउट द गुड क्वालिटी गुड्स, यानी कि जो बेकार सामान है
सेकंड हैंड गुड्स है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हूं जहां पे सेकंड हैंड गुड्स बिकता है, तो वहां पे आ रहा है कोई एक ऐसी नॉर्मल गाड़ियां जो है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, लेकिन कोई भी एक ब्रांड की जो भी आप गाड़ी आसपास देखते हैं वो गाड़ियां दिख रही है मेरे को वहां पे, किसी का दाम 40,000, किसी का दाम 50,000। मान लीजिए वहां पे अगर कोई ए क्लास गाड़ी आ जाती है, VMW हो गया, मर्स हो गया, या फिर रोल्स रॉयस हो गया, और वहां पे लिखा है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, तो आप कहेंगे कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाट द पॉइंट। Anyway, so let's match it now. Problem of lemons, it is basically the seller has the more information. मेरा एग्जांपल जो था इसमें हमेशा होता है स्कूटी का एग्जांपल, जो कि बहुत खराब हो गया है एंड मैं बेचना चाहता हूं, इस तरह की एक एग्जांपल मैंने दिया था यहाँ पे। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन इज द यूज ऑफ दिस, तो नाउ यू कैन मैच इट। सो ये हो गया तीसरा। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा इसलिए रहेगी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर करना चाहता हूं, मुझे पता है कि आने वाले स्लाइड्स में मैंने क्या क्या लिया है, राइट। तो थोड़ा अगर आप चाहें तो इसको 0.75 पे भी सुन सकते हैं। तो इट इज 3, then it is 2, then it is 1, and then it is 4. So 3 2 1 4, 3 2 1 4 1 4, 3 2 1 4, it is A should be the answer। इसका हिंदी वर्जन ये रहा। और अब आता है, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूं, राइट, आई एम पॉजिंग इट, अब चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी वर्जन के लिए। और ये है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से मॉरल हैजार्ड है। मॉरल हैजार्ड का दूसरा मतलब क्या है, ये है हिडन क्वालिटी, जो कि सेल के टाइम नहीं दिखती और सेल के बाद ये निकल के आती है। एडवर्स सिलेक्शन जो है वो है हिडन एक्शन, राइट, हिडन एक्शन, हिडन इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे एजेंट है ये, यहाँ पे ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल वो है जो कि काम करवाता है, एजेंट वो है जो कि उसके प्रॉक्सी काम करता है, उसके उसके बिहाफ में काम करता है, सेल्फ इंटरेस्ट है इनका। जब इन दोनों का गोल सेम हो जाए तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर दोनों का इंटरेस्ट अलग है, प्रॉफिट कमाना चाहता है एक और दूसरा चाहता है कि मेरी टीम बढ़े, मेरी प्रमोशन बढ़े, तो दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अलग हो जाएंगे और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम वहां पे आ जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट पार्ट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखे हैं, लेकिन जब जब आए हैं यही वो है जो कि आप फ्लूक कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, बिकॉज इसके पास बहुत कम लोगों के पास इसका सटीक आंसर होगा। और ये चीज जो है, दिस इज समथिंग, इसको इन चीजों को आप जितना ज्यादा कवर करेंगे इकोनॉमिक्स, तो उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इस तरह के रैंडम क्वेश्चंस को या स्टोचैस्टिक क्वेश्चंस को आप ज्यादा कवर कर सकें। लेकिन अगेन, डोंट लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीट द एंटायर इकोनॉमिक्स। मैं भी आज तक पूरा एंटायर इकोनॉमिक्स नहीं कर पाए, मेरे भी जितने भी गुरु रहे हैं वो भी आज तक सीखते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीज है, सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां पे एवर लर्निंग कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। सो एनीवे, लॉन्च ऑफ SAP एंड CNX निफ्टी, वैसे इसका नाम अभी जो है वो है निफ्टी 50 हो गया है, राइट, कॉमनली नोन एज निफ्टी 50। ये जब था, दिस वाज 22 अप्रैल आई थिंक 1996, ये होगा 1996, 22 अप्रैल 1996। मुझे कुछ कुछ डेट अच्छी तरह से याद है बिकॉज मेरी फैमिली में कुछ ना कुछ किसी का बर्थडे है या फिर इस तरीके से मैंने याद करके रखा है। जैसे 1996 मेरे एक बहुत बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, तो मुझे वो याद है। बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा जूनियर था, तो इसलिए मुझे याद है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इन NSE, ये तो आई थिंक एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, 1996 के बारे में जब बोला, इसका बेस ईयर जो है निफ्टी 50 का जो बेस ईयर है, दैट इज बेसिकली इट इज 1995, राइट, 1995, दैट इज प्रिसाइसली नवंबर 3 होगा, नवंबर 3 1995, नवंबर 3 1995। हाँ, एक साल पूरा हुआ था यहाँ पे, 1 ईयर कंप्लीशन हुआ था निफ्टी 50 को, और उसी के हिसाब से निफ्टी 50 का बेस ईयर रखा गया था नवंबर 3 1995 निफ्टी 50 का, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये होता क्या चीज है, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए मैं पैसा लगा रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज में, राइट, तो अगर मैंने मान लीजिए किसी एक कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो कल को वो कंपनी मुझे ये नहीं बोल सकती कि मेरा दिवालिया निकल चुका है, मैं डिफॉल्टर हो चुका हूं, तो आपने जो भी पैसे लगाए थे वो पैसा मैं आपको नहीं दे सकता। सो देयर इज अ फंड, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड, ये ट्रस्ट है एक, और ये ट्रस्ट जो है वो NSE मेंटेन करता है। ये उस तरीके से किया था कि जितना भी 1% ब्रोकर 1% ब्रोकरेज फीस इसमें जाती है, और इस तरीके से इसमें फंड में पैसा इकट्ठा होता है। इस फंड का पैसा जो है वो उन लोगों को दिया जाता है जब जिनके खिलाफ
जिनका बहुत सारा नुकसान हो चुका है या फिर कंपनी का दिवाला निकल चुका है या फिर डिफॉल्टर हो गई है कंपनी, तो यहां से उनको पैसा दिया जाता है। 25 लाख रुपए तक के कुछ ऐसा निवेश का बात है इसमें। एनीवे, so this was basically launch of NSE website। so इसको तो मुझे थोड़ा याद करना पड़ेगा, but launch of this मेरे ख्याल से समवेयर लॉन्च तो बाद में ही हुआ था। NSE रिकॉग्नाइज एज अ स्टॉक एक्सचेंज। ओके, आई थिंक आई हैव इंक्लूडेड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखा देता हूं पहले, एंड देन यू कैन मैच इट। ये है वो प्रोटेक्शन की फंड, आप देख सकते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। और दिस इज बेसिकली on the recommendation of member and the core settlement guarantee fund committee, डिफॉल्टर कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये IPF बना है, जहां पे मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख पर इन्वेस्टर पर डिफॉल्टर उनको दिया जाएगा। जो भी डिफॉल्ट कंपनी होगी है जो अपना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को वापस नहीं दे सकती, वो 25 लाख रुपए तक यहां से ईच पर इन्वेस्टर पर डिफॉल्टर को दिया जाएगा। इसके अभी जो मेंबर्स हैं वो ये हैं। सो मोना भिड़े एंड नरसिम्हा मूर्ति, सुरेंद्र वर्मा, प्रिया सुब्रम एंड एस रविंद्रन। तो ये इनके ट्रस्टी हैं। देयर आर 5 पीपल हियर, 5 मेंबर्स की कमेटी है। और इसके अलावा कुछ कुछ माइलस्टोन्स मैंने यहाँ पे किए हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। 1991 से शुरू किया मैंने, यहाँ पे ये वेबसाइट में भी था तो वहीं से मैं लेके आया हूं। दिस इज फ्रॉम NSE वेबसाइट। सो सबसे पहले क्या हुआ, 1999 2000 NSE का डेटा जो था वो इनकॉर्पोरेटेड द NSE डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड। सो दैट इज नाउ अंडर डेटा एनालिसिस लिमिटेड। आप इसको जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, आपके लिए ये इंफॉर्मेशन मैंने दिया। लॉन्च्ड, ये देखिए 1995-96 लॉन्च निफ्टी 50, यही से क्वेश्चन था, राइट। लॉन्च इक्विटी एंड द होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट। एंड लास्ट कवर है वो मैंने यहां लिया है 2021 से लेकर 2030 तक। सो क्लाउड बेस्ड है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स वगैरह वगैरह। यू कैन जस्ट हैव अ लुक, राइट। एक बार पढ़ लेना, बिकॉज ऐसी चीजें आप रट्टा मार के नहीं जाएंगे, आप एक बार सिर्फ देखने से इसका काम हो सकता है, राइट। सो और जितने भी रिकॉग्नाइज्ड हैं हमारे देश में आज इस टाइम पे, इस मोमेंट में, ये 7 ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि हमारे देश में परमानेंटली ये थे, राइट। सो फॉर एग्जांपल वी हैव द BSE, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, इसका 15 सितंबर 2023 तक इसकी रिकॉग्नाइजेशन है। मल्टी कमोडिटी, नेशनल कमोडिटी, इंडियन कमोडिटी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सब इनकी परमानेंट है, ये बंद नहीं होने वाले। ये 7 ऐसे हैं। अभी 15 सितंबर आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया विल बी देयर और नॉट। सो एनीवे, दिस इज सम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू। ओके, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, रोजेंटन रोडान, W रोस्टो, राइट। सो आई थिंक इसमें सिंपल है ये करना। कार्ल मार्क्स की रिजर्व आर्मी थी, एडम स्मिथ का डिवीजन ऑफ लेबर था 1776, रोजेंटन रोडान इट वाज बेसिकली द बिग पुश थ्योरी, राइट। एंड रोस्टो ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड से कैसे आप ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज में जाते हैं। तो आप इसको आंसर मैच कर सकते हैं यहां से, राइट। आंसर शुड बी डी, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ये है इसका हिंदी वर्जन। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, क्या करना है इनकी 2011 की पॉपुलेशन के साथ क्या करना है। अब इसमें देखिए, जब भी मैं डेटा करवाता हूं पेड बैच में या फिर फ्री ऐप में, तो स्टूडेंट कहते हैं सर इतना डेटा याद करना पड़ेगा। और विश्वास कीजिए, इसमें इंडियन इकोनॉमी के जो 12 क्वेश्चन आए हैं, 12 में से 10 क्वेश्चन मेरे नोट से हैं। आई विल नॉट फॉल्सली एक्लेम। जिन लोगों ने भी शिफ्ट 2 दिया है, आप भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा के दिया है आपको। 12 क्वेश्चन 10 में से, या 14 क्वेश्चन है 12 में से, ऐसा कुछ है जो कि मोर देन अराउंड 80 to 90% जो क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमिक्स के इस शिफ्ट के। अभी शिफ्ट 1 मैं जब करूंगा तब की बात अलग है, लेकिन शिफ्ट 2 में 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से है, नोट से है। अब जैसे यहां पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो आप तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है। अब क्या दिमाग चलेगा, दिमाग ये चलेगा कि राजस्थान जो है सबसे बड़ा है इनमें से, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, राइट। सबसे बढ़िया सिंपल तरीके से ये रहेगा, तो आपके दिमाग में चलेगा कि भाई राजस्थान को 91 से जोड़ दो, राइट। तो आपका ऑप्शन ए होगा। अब इसके बाद आप ढूंढेंगे कि भैया ए के साथ 1 कहां है। ए के साथ 1 का ऑप्शन ही नहीं है। देखिए 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, बट 1 नहीं है, यानी कि राजस्थान नहीं है 91 के साथ।
उसके बाद आप सोचेंगे कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल तो थोड़े छोटे छोटे से हैं, मध्य प्रदेश इसमें बड़ा है, तो लेट मी गेट इनटू मध्य प्रदेश के साथ मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूं। अगेन आप देखेंगे डी के साथ आई नहीं है या डी के साथ वन नहीं है, तो ये चीज एक्चुअली जब स्टूडेंट पेपर देख के आता है या स्टूडेंट जब पेपर कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, उस मोमेंट में, उस रियल टाइम में, रन टाइम में उसको महसूस होता है। और ये मेरी हर किसी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई भी डेटा छोड़ना मत, पढ़ते रहो, देखते रहो, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन एक लॉजिक लगाना है। अगर आपने एक बार को देखा हुआ है तो इस तरीके को, इस चीजों से एनालाइज करना है कि राजस्थान सबसे बड़ा है तो क्या सबसे बड़ा होगा। देखिए, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, और ज्यादातर केस में जो देखा गया है, जितना छोटा जगह होता है उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन होता है। कई बार जीके में भी आपने पढ़ा होगा विच वन इज द मोस्ट पॉपुलेस्ट सिटी, कोलकाता। सो कोलकाता से मैं यहां पे वेस्ट बंगाल के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। एंड सी, एक ऑप्शन मैच करते मेरा 50% काम खत्म हो गया। ये वाला ऑप्शन भी खत्म, ये वाला ऑप्शन भी खत्म, राइट। एनीवे, ये तो आगे हो गया फ्यूचर की बात। आपको इसका डेटा मैं आपको देता हूं, ये देखिए डेटा आपके सामने है, राइट। मैं अपने आपको थोड़ा सा हाइड कर लूंगा ताकि आप एक बार देख लीजिए। yes, just give me a second, I will hide myself. If you want you can take a screenshot of this. देख लीजिए, डन। अब यहां पे मैंने क्या किया है, ये है 2011 का सेंसेक्स, राइट। ये है 2011 का सेंसेक्स, और यहां पे मैंने इसको पॉपुलेशन पे फिल्टर लगाया है, राइट। एक बात याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, पॉपुलेशन पे फिल्टर लगाया है। तो इसको अभी जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, बिकॉज मैं आपको जो बता रहा हूं उसके साथ इसको लेना, नहीं तो किसी को भी अगर शेयर करोगे तो गलत इंफॉर्मेशन जाएगी। सो फिल्टर जो लगा रखा है वो मैंने पॉपुलेशन में लगा रखा है, और पॉपुलेशन में जो फिल्टर है वो है A to Z का, यानी कि सबसे बड़ा वाला नंबर यहां पे आएगा, राइट। और यही हम बोलते हैं 120, 120, अब तो हम 150 के करीब पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, देखिए सबसे बड़ा, तो ये बेसिकली दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन। मैं यहां पे एरिया की बात नहीं कर रहा, डेंसिटी की बात नहीं कर रहा, सेक्स रेशियो की बात नहीं कर रहा, लिटरेसी की बात नहीं कर रहा, राइट। सो आपको यहां से कोई भी तीन, ऊपर के तीन चार अगर आपको याद है, दीज फोर, आप इन चारों को याद रखिएगा। और थोड़ा सा 200, 112, 104, 91, देखो एग्जैक्ट नंबर है, राइट। और नीचे से आप जा सकते हैं, यहां से अगर आप देखें, लक्षद्वीप, दादर हवेली, सिक्किम, चंडीगढ़, मिजोरम। सो स्टेट्स में अगर आप देखें, लीस्ट पॉपुलेट ये हमने बहुत बार पढ़ा है, और उसके बाद आता है चंडीगढ़, दिस इज ऑल्सो यूटी, मिजोरम, पुदुचेरी इज ऑल्सो यूटी, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, और ये इनका नंबर है, राइट। अब यहां से आपको एरिया बदल जाएगा कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा है। सो दिल्ली इज अराउंड 1483 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में देखी जाती है। सबसे ज्यादा एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक किलोमीटर के वर्गफल में 2,40,928 लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे ये बोला जाए कि सबसे ज्यादा एरिया, सॉरी दिस इज नॉट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी यहां पे है, ये है उस राज्य का वर्गफल, क्षेत्रफल, ये है उसका एरिया, किलोमीटर स्क्वायर, राइट। सो नाउ इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सेक्स रेशियो भी है, लिटरेसी भी है, डेंसिटी भी है, तो आई थिंक आपका काम आसान हो जाएगा। हैप्पी? हाउ इज इट? इसको देख के डरो मत, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको देख के डरो मत। डरोगे तो ऐसे क्वेश्चन हाथ से निकल जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को, ये स्टैटिक इकोनॉमी है, दीज आर स्टैटिक। स्टैटिक मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके अपना जेआरएफ कंप्लीट कर लो, बिकॉज 2023 का सेंसेक्स आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा। फिर आपके लिए नया टाइम, नया डेटा याद करना पड़ेगा। सो डोंट डू दैट। और नया डेटा मतलब नई सारी इंफॉर्मेशन, पुराने को ओवरराइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो इसीलिए एक बार में इस जनवरी, इस जून में और दिसंबर में निकाल दो, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट मोमेंट। ओके, सो नाउ आई विल कम बैक, राइट। ओके, लेट मी कम बैक, यस। नेक्स्ट, यहां से देखिए, नाबार्ड, आईएफएससी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई। सो नाबार्ड हमें पता है, इट इज शिवरमन कमेटी, 1982। आईसीआईसीआई नॉर्मली लोग सोचते हैं बहुत रिसेंट है, बहुत नया है, बट एक्चुअली में आईसीआईसीआई वाज 1955।
IC फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज 1964 एंड IDBI बेसिकली IDBI 1964 है। एक सेकंड, ये समझ गया, ICICI यहां गया, IDBI 1964 एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं इसको। प्लीज इस तरीके जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है, एक कॉपी के नोट में पेज में इसको लिख लेना, जितने भी ऐसे एजेंसीज के नाम पूछे गए हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इस बार ये है, इससे पिछले साल जो था वो सेबी को लेके हुआ था, राइट। तो कौन सा उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, कौन सा उसका स्टैट्यूटरी ईयर है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा होंगे हर साल, हर अटेम्प्ट में ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन होंगे जो आपको डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए काफी होते हैं, राइट। एनीवे, नेक्स्ट पार्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि ये एग्जैक्ट नोट से आया है। पता नहीं कितने लोगों ने देखा था, लेकिन ये एग्जैक्ट नोट से है। ये मैंने आपको दिखा देता हूं मैं आपको कि कैसे बोल रहा हूं। ये नोट्स में देखा होगा और ये मैंने प्री सेशन में भी करवाया था, इंडिया पोजीशन एंड फोरकास्ट। आप देखेंगे तो आपको याद आएगा। और ये रहा वो वाला, देखिए आप, ये एक्चुअली हेडर फुटर जो है, यू कैन सी माय नेम अडेप्टेड बाय मी। और जानबूझ के मैंने यहां पे क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया। सो 3 ऑप्शंस तो आपको मिल जाते हैं यहां से, राइट। और आपको चाहिए था 2021 का, मैंने इस पे डेटा भी लगाया था कि आपको ये वाला ही पढ़ना है। सो नाउ यू कैन सी, कई बार एक्चुअली स्टूडेंट जो है वो एक बार कहते हैं ना रैशनल एक्सपेक्टेशंस, तो जब मैं ये बताता हूं कि ये वाला पढ़ लो, कहते हैं ये भगवान थोड़ी ना है, इसको सब पता थोड़ा ना होता है। और विश्वास करो, मैं भगवान नहीं हूं, आई एम स्टिल अ लर्नर। एक्सपीरियंस से मुझे पता है, क्योंकि मैंने डिमांड साइड भी देखी है इकोनॉमिक्स की, सप्लाई साइड भी देखी है इकोनॉमिक्स की, स्टूडेंट बन के भी देखा है और टीचर बन के भी देखा है, एग्जामिनर बन के भी देखा है। तो इसीलिए मुझे पता है कि एग्जामिनर किस जगह पे सटीकता से क्वेश्चन पूछेगा और कहां पे वो आपको कंफ्यूज करेगा, राइट। मैं कोई भगवान नहीं हूं या मेरे फोरकास्टिंग सही नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो रैशनल एक्सपेक्टेशन और मैं रैशनल ही काम करता हूं। तो कभी भी ये मत सोचना, भरोसा इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें कमेंट लिखा था कि सर ये तो आपने बताया गया आ गया, क्या आपने ही पेपर सेट किया था? और कुछ ने ऐसा भी बोला कि सर मैंने आपकी बात तब नहीं मानी जब आपने ये बोला था, तब आई थॉट कि आप क्या मजाक कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि यही वाला कॉलम पढ़ना है? और देखिए वही आया। एनीवे, दैट इज हिस्ट्री नाउ। सो यहां से आप इसको मैच कर सकते हैं। आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने दे दिया, चाइना का दे दिया, इंडिया का दे दिया, जर्मनी और यूके का आप आराम से यहां से निकाल सकते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो इंडिया का आई थिंक 9.5 था, चाइना का समवेयर 8 था और यूएसए का अराउंड 6 था। तो जर्मनी एंड यूके आप फिट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आ गया ई, फिर आ गया डी, फिर आ गया लास्ट में आएगा ए, राइट। ऐसा कुछ आएगा। तो ईडी, आपको ये 2 ऑप्शन भी समझ में आ जाते हैं। तो ईडी, ईडी, ईडी ऑप्शन बी। इसीलिए मैं बोलता हूं टॉप 3 बॉटम 3 याद कर लोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, राइट। यहां से आप देख सकते हैं, मैंने तीनों का बताया और तीनों में से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी नोट्स का ही था पार्ट। ये रहा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। तो दिस इज व्हाट द लेटेस्ट आई हैव ऑलरेडी डन। कुछ सोच रहे होंगे स्टूडेंट की जून के लिए करना है, मैं ऑलरेडी 2 महीने पहले लेटेस्ट डेटा सब पढ़ा चुका हूं। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि सर आप पढ़ाएंगे क्या, मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, राइट। तो आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट द रेडीनेस। तो यहां से आप, यहां पे जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, इटली है, स्पेन है, जापान है, यूके है, कनाडा है, सारे हैं, इंडिया है, चाइना है। तो आई थिंक आई हैव गिवन दिस, और यहीं से अगर वही पढ़ के जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट, arrange the Nobel laureates in economics as per their year of receiving the award in the descending order। अब ये आता है ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं ये। अब अमर्त्य सेन आपको याद होगा कि हाँ भैया इनको कब मिला था, सेन जी को कब मिला था, वो हम बोल सकते हैं 1998 सोशल कैपेबिलिटी अप्रोच। जेम्स टॉबिन को अराउंड 80-81 के करीब मिला होगा, 1980-81, मैं 80-81 दोनों लेता हूं यहाँ पे। मिल्टन फ्रीडमैन वाज बेसिकली 76। पॉल क्रुगमैन ही वाज समवेयर, पॉल क्रुगमैन हो गया 2008, ये रिसेंटली था 2008 में। और फेडरिक हयाक, इट इज बेसिकली 1974। तो ये हो गया 76, 74। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे पहले किसको मिला। अब यही पॉइंट मुझे समझ आता है कि जब आप ईयर में डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं तो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो
पहले घटते घटते करेंगे, तो अगर ऐसा है तो देन इट विल बी सबसे पहले बी, बिकॉज पॉल क्रुगमैन पहले आए, क्रुगमैन के बाद आए 74, 76, 98 ए, राइट। उसके बाद आए सी 80, 81, फिर आ गए ई एंड एफ। ई एंड एफ पहले आएगा ई, हाँ पहले आएगा ई और फिर आएगा डी। आप देख सकते हैं मेरी मेरी स्पीड बहुत स्लो होती है जब मैं ये क्रोनोलॉजी बिठाता हूं, मेरी बहुत स्लैश हो जाती है मेरी स्पीड। सो सबसे पहले, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं, सबसे पहले नंबर 1, फिर नंबर 2, मैं अभी भी देख रहा हूं कोई गलती तो नहीं है, 9 ये हो गया, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। सो इट इज बी डी, बी ए सी, बी ए ई सी डी, बी ए सी ई डी। यस, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है यहां से, बी ए, बी ए। सिर्फ दो पता कर लेंगे उससे भी काम आपका हो जाएगा, तो इट इज द आंसर इज डी आई सपोज। लेट मी सी द आंसर, यस इट इज डी। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण, ओके इसका तो ये मैंने चैलेंज के टाइम पे भी बताया था कि कैसे ये करना है। तो जल जीवन मिशन वाज 2019, स्वच्छ भारत ग्रामीण योजना 2014 था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये समवेयर मुझे याद था जून जुलाई का महीना होगा, जून या जुलाई 2015। और प्रधानमंत्री सड़क योजना समवेयर क्वाड्रिलेटरल, राइट, वो था ऑप्शन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी समवेयर जुलाई या जून 2015 में था, राइट। सो ऐसा कुछ है, लेट्स सी। अब कंफ्यूजन इसमें होगा सी एंड ई में। लेट्स सी सबसे पहले क्या है, किस में करना है, बेसिस ऑन द ईयर ऑफ स्टार्टिंग। सबसे पहला स्टार्टिंग ईयर कौन सा होगा, डी, सबसे पहले डी हो जाएगा, राइट। सो डी इज नंबर 1, राइट, डी इज नंबर 1। ये है प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना, डी इज नंबर 1। डी के बाद आता है 2000 के साल के बाद कौन सा है, 2000 साल के बाद 2000 के बाद है 2014। सो डी बी, राइट। बी के बाद आता है सी, ये मेरे ख्याल से जून ही है, जुलाई नहीं है, क्योंकि एक साथ नहीं था ये, राइट, ये सी है। डी बी सी ई एंड ए, सो ये होना चाहिए डी बी सी ई ए, डी बी सी ए, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, राइट। ये क्वेश्चन स्टिल इज इनकरेक्ट, विश्वास ना हो तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। एंड ये तो फैक्ट है, इसमें तो मेरा लॉजिक या ऐसा तो कुछ गलत नहीं होगा, बट आप चाहे तो इसको आप देख सकते हैं, राइट। आप चाहे तो उसको खुद देख के देख सकते हैं कि क्या आना चाहिए, राइट। तो डी बी सी ई ए मेरे हिसाब से आना चाहिए, बट यहां पे तो एक भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। देखो, जरूरी नहीं है कि एनटीए क्वेश्चंस को गलत करने के बाद, ऑप्शंस को गलत करने के बाद वो एक्सेप्ट कर ले। ये इसलिए होता है, मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव नॉट चैलेंज्ड इट, चैलेंज नहीं किया होगा तो डेफिनेटली, आप चैलेंज अगर किया भी है तो फ्रूटफुल सोर्सेज नहीं दे पाए। इसमें तो सोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, आपको सिर्फ ये बताना था कि ये जो बीसी बीसी है, इसको नाम करके आप बता देते कि यार ये इस टाइम पे था। एनीवे, सो इट इज नॉट चेंज्ड, राइट। सो डोंट टेक कि जो आंसर की है वो बिल्कुल सटीक है, ये फैक्ट है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एनीवे, नेक्स्ट, अगेन दिस इज फ्रॉम द नोट्स, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एग्रीकल्चरल, फार्मर, आप देख सकते हैं, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये रहा नोट्स का पेज, जहां पे मैंने ये 2022 का बजट रैंकिंग दिया था, और ये नेक्स्ट स्लाइड में 2023 के रैंकिंग स्लाइड था। ये जो है, दिस इज द हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज। एनुअल बजट इंक्रीज कितना हुआ है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 93% का बजट इंक्रीमेंट मिला है। मान लीजिए उनको लास्ट ईयर 100 मिला था, इस साल उनको 193 मिला है। बट जब अगर आप बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन की बात करते हैं तो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फॉलोड बाय कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, होम अफेयर्स, रेलवेज, रूरल डेवलपमेंट, फार्मर्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इन्फोग्राफिक्स में मैंने दिया था। सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा कहां पे है, राफेल खरीदा गया था, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, तो दिस इज नंबर 1, नंबर 2,
ये ग्राफ्स भी अगर याद रहे, दीज अगेन फ्रॉम द नोट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। ये लास्ट ईयर का, ये इस साल का 22-23 का, तो 3 साल का बजट आई एम डूइंग इन इंडियन इकोनॉमिक। आई थिंक नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा। अब सबसे पहले किसको मिलेगा, राइट और रॉन्ग? सो जो लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, जिनको लगता है कि सर इंडियन इकोनॉमी हल्के में हम कर सकते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम इस पे मास्टरी कर लेंगे, थोड़ा सा गलत जाएंगे आप। इंडियन इकोनॉमी का डेटा जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का लॉजिक और मैक्रो का लॉजिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लॉजिक सारा इंपॉर्टेंट है। सो डोंट बी चूजी, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ पे सबसे, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये बेसिकली रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो गया। सो रेलवे विल बी बेसिकली 5, डिफेंस इज 1, एग्रीकल्चर एंड फार्मर दिस वाज 7, यहाँ पे गलती देखना एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन हाईवेज ये 3 था और रूरल डेवलपमेंट को मिला था 6। अब अगर आप इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, सो बेसिकली बेस्ड ऑन द फंड एलोकेशन, तो ये है रैंक 1, सो इसका होना चाहिए बी, राइट, इसका होना चाहिए बी। बी के बाद बी, देन इट इज, बी के बाद क्या आना चाहिए, ये रैंकिंग लिखी है तो 1 के बाद है जो वो है 3, सो बी और डी, बी और डी, फिर 3 के बाद आएगा 5 दैट इज ए, फिर आएगा 6 दैट इज ई, एंड फिर आएगा 7, सो ये 7 मतलब सी। सो बी डी ए ई सी, अगेन यू कैन सी ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। यहां पे ऑप्शन दे रखा है, आंसर सी दे रखा है, आप देखिए आंसर सी कहां है, सी ई ए डी बी, राइट। अब मैंने यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, यानी कि बढ़ते क्रम में रखा है, तो मेरे हिसाब से एक बार चेक करते हैं, मे बी इनका पॉइंट क्या है एक बार देख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटा वाला पहले आएगा, सबसे छोटा वाला पहले आएगा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, फर्टिलाइजर्स है, सो ये आ गया पहला वाला, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, एक बार मैं ऑप्शंस देख लेता हूं। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो मैंने यहाँ पे 7 लगाया है, ये कह रहे हैं बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहले इट शुड बी सी। ओके, देन ये आ गया, उसके बाद क्या है, डिफेंस तो सबसे लास्ट में जाएगा, फिर डिफेंस सबसे लास्ट में जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन बैठेगा, यस सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने यहां पे क्या किया, असेंडिंग, मैं बी डी रैंकिंग के हिसाब से कर रहा था, और ये जो कह रहे हैं दिस बेसिकली इन दिस मैनर, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, सो ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, अमाउंट ऑफ बजट एलोकेटेड, रूरल डेवलपमेंट इसके बाद, रेलवेज इसके बाद, सो ये ऐसा कुछ आंसर आएगा 1 2 3, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस सबसे लास्ट में आएगा, तो डिफेंस वाला ऑप्शन था जब बी, और इसीलिए इसमें ऑप्शंस आ गए ऐसे, राइट। सो आप रैंकिंग वाला करेंगे, रैंकिंग का उल्टा कर लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर आपको पूरा एलोकेशन याद है, एलोकेशन से भी आप कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से ये कर सकते हैं आप। एनीवे, सो आई होप कुछ नया इंसाइट मिला सभी को। असेंडिंग ऑर्डर मैंने वही तो किया ना आलोक जी, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, एक सेकंड, अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए लगता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन में मैंने रैंक के हिसाब से किया, तो रैंक 1 कौन सा है, रैंक 1 कौन सा है जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा, तो वही जब मैंने पहले किया, व्हेन आई वाज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने यहां पे क्या किया, बी सबसे पहले लिया, राइट। अगर आप देखें इस ऑप्शन को, बी डी ए ई सी, क्या बोला, बी डी ए ई सी, उल्टा पढ़िए, सी ई ए डी बी, आगे आंसर। तो रैंक के हिसाब से जब मैं असेंडिंग में जा रहा हूं, ऑब्वियसली फंड एलोकेशन के हिसाब से वहां पे सबसे बाद में वही आएगा, समझ में आया। अगर मैं बोलता हूं कि बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नंबर 1 रैंक है इन टर्म्स ऑफ बजट एलोकेशन, यानी कि सबसे ज्यादा बजट जो है वो बी को मिला, यानी कि डिफेंस को मिला, तो सबसे लास्ट में नहीं आएगा डिफेंस। तो ये रैंकिंग मुझे याद है, रैंकिंग के हिसाब से मैंने फंड एलोकेशन कर दिया। अब आया समझ में ट्रिक क्या था, कितने लोगों को समझ में आया? यस आई नो, आई हैव अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आई हैव अरेंज्ड इन द रैंकिंग ऑर्डर। ये ट्रिक है दोस्तों, समझो। अभी भी कंफ्यूज है बहुत सारे लोग लगता है। आया कि नहीं आया, स्टिल नॉट क्लियर? चलिए फाइनली देखो, मैं एक्चुअली मैं फंड एलोकेशन करके नहीं जाऊंगा, मैं याद ये नहीं करके जाऊंगा पेपर में कि भाई कितना पैसा इसमें डाला गया है। मेरे लिए ये
5,25,166.15 ये नंबर याद करना मुश्किल है, मेरे लिए रैंकिंग याद करना आसान है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नंबर 1 मिला, यानी कि सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन इसको मिला, यानी कि सबसे ज्यादा ये बी होगा, बी सबसे लास्ट में आएगा। मैंने पहले अपने हिसाब से किया, देख के चीटिंग। आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। ओके, अगेन फ्रॉम द नोट्स, arrange the following sources of revenue as per their share of contribution of the total revenue in the union budget 2022-23। कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, नॉन डेट, इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। इस पे तो मैंने क्रोनोलॉजी बताई थी, सभी को क्रोनोलॉजी बताई थी। ये वो वाला स्लाइड है जहां पे रुपी कम फ्रॉम, रुपी गोज फ्रॉम। तो जीएसटी जो है वो 16 पैसे लेके आया है। हर एक रुपए जो इंडियन गवर्नमेंट कमाती है उसमें से जीएसटी जो है वो 16 पैसे कमाता है। इनकम टैक्स 15 पैसे कमाता है। कस्टम ड्यूटी मेरे ख्याल से 5 था। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7 करता है। और नॉन डेट कैपिटल रिसीव यानी डिसइन्वेस्टमेंट ये लेके आता है 2 पैसा। सो ये क्या है? ये सब पैसा है, ये सब के सब पैसा है, राइट। हर एक रुपए जो इंडियन गवर्नमेंट कमाती है, रेवेन्यू है, उसमें से ये इस सब से ये पैसा आता है। अब क्वेश्चन में देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे कम कौन सा है? तो इट इज 1, ये आना चाहिए पहले। उसके बाद 2 पैसे के बाद कौन सा है? 5 पैसा, यानी कि 2। सो इट शुड बी ई ए, राइट। ई ए हो गया। इसके बाद क्या है? देन यू हैव डी, ई ए डी, देन यू हैव बी, एंड लास्टली यू हैव सी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। 1, ओके, डिसेंडिंग मैंने गलती किया इस बार। डिसेंडिंग का मतलब होगा पहले, ये तो मैंने असेंडिंग में कर दिया। डिसेंडिंग का मतलब होगा सबसे पहले, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने यहां पे गड़बड़ किया है एंड आई विल एडमिट इट। सो असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। तो इट इज नंबर 1, नंबर 2 हो गया 15 पैसे, फिर इसके बाद आएगा नंबर 3, फिर नंबर 4 एंड नंबर 5। ओके, अब ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा वाला आएगा जीएसटी, उसके बाद सबसे पहले लिखिए जीएसटी, फिर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बाद आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर आता है कस्टम ड्यूटी, फिर आता है नॉन डेट। सो जीएसटी वाला पार्ट आ गया सी, इनकम टैक्स आ गया बी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी डी, और फिर कस्टम ड्यूटी है 4 एंड ये है 5। तो क्या लिखा है? 4 क्यों? इट इज 4 मतलब ए एंड दिस इज ई, राइट। सो सी बी डी ए ई, सी बी डी ए ई, सी बी डी ए ई, राइट। सी होना चाहिए ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। ये रहा, आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट की साइड से है, तो नथिंग टू कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स, ये मैंने बहुत बार बोला था कि क्रोनोलॉजी में कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स सेम है, जो कि लास्ट ईयर इनकम टैक्स ज्यादा था, कॉर्पोरेशन टैक्स कम था। यहां पे देखिए जीएसटी 16 पैसे, हर एक रुपए में से 16 पैसे जीएसटी का यहां से आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, फिर इनकम टैक्स है, राइट, कॉर्पोरेशन टैक्स है, नॉन डेट कैपिटल डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट है ये। तो यहां से आप देखें, इसका आंसर क्या है? डी बोला गया है। अब आप खुद चेक करके देख सकते हैं, आई थिंक डी बोला गया है, तो आंसर क्या होना चाहिए? सी बी ए डी ई, ये बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है। यू कैन क्रॉस चेक इट, खुद देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। कहीं और फंस गए हैं या सबके सब? डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो आपको ये डिसेंडिंग असेंडिंग बाद में आता है, पहले डेटा याद होना चाहिए। डेटा होने के बाद आप उसको लिखिए, लिखने के बाद आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद डिसेंडिंग असेंडिंग होगा, राइट। वो तो लास्ट में आप क्रॉस चेक करेंगे जब तब आपको होगा। मेरा दिमाग असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है, पहले ये है जो मुझे डेटा पता है वो मैं लिख लूं कॉपी में। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यहां पे जब मैं ये कर रहा हूं तो आपके लिए बहुत सिंपल है इसको, क्योंकि आपकी नजर कहां है? डिसेंडिंग पे। मेरी नजर कहां है? मेरा एम कहां है? डेटा को रिकॉल करने में, राइट, डेटा में रिकॉल करने में। आई होप ये समझ में आ रहा होगा।
तो जब मैं डेटा रिकॉल कर रहा हूं, मेरा दिमाग असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है, पहले मैं उसको लिखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा, बिकॉज एक बार मैंने डेटा लिख दिया, उसके बाद उसका डिसेंडिंग भी कर सकता हूं, असेंडिंग भी कर सकता हूं। एनीवे, यस, सो अब देख लीजिए, ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं यहां पे, और ये सिर्फ और सिर्फ ये है, दिस इज अ केस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये केस जो है ये पूरा का पूरा फ्री राइडर प्रॉब्लम है। मैं नहीं करता, बहुत सारे लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, बाकी बहुत सारे लोग करेंगे, राइट? मैं क्यों चैलेंज करूं, मेरे नंबर कम हो गए तो? दैट इज व्हाट द पॉइंट। आप देख सकते हैं यहां से, मेरे पास इसमें कुछ छुपाने का नहीं है। आप चाहें तो इसको इकोनॉमिक सर्वे की वेबसाइट में जाके, यूनियन बजट की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं पूरा, राइट? मैंने वहीं से लिया है। ओके, चलिए, आशा करता हूं ये डी ऑप्शन आपको समझ में आया क्यों गलत है ये। According to the CMI data, September 2022 arrange the states in the descending order on the unemployment rate. So मैं इसमें आपको ascending descending नहीं बता रहा हूं, आप इसमें से खुद कर लेना, बिकॉज इसको करने में टाइम बहुत लगता है। What you require more is the data, राइट? तो आपके पास जनवरी 2022, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर तक का डेटा मैंने दे दिया है सारे स्टेट्स का। ये वो स्टेट्स हैं जो आपसे पूछे गए हैं, बिकॉज अगर मैं फोकस करूंगा कि भैया 22 बड़ा है कि 23 बड़ा है, या असेंडिंग से डिसेंडिंग करना है या डिसेंडिंग से असेंडिंग करना है, आई थिंक दैट यू कैन डू, राइट? बट द मेजर पॉइंट इज डेटा अवेलेबिलिटी, राइट? ये रहा राजस्थान एंड त्रिपुरा। अगेन यहां से इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यहां से बड़ा वाला कौन सा है, टॉप 3 बॉटम 3 याद कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाएंगे कि भैया इसमें से कहां पे क्या है, और क्वेश्चन वहीं से है। अगर आप देखें सितंबर का तो ये है 23, राइट? यहां पे है 22, राइट? ये है 22, ये है 23। सो दिस इज सितंबर डेटा 23.2 एंड 23.9। कितने से गेम ऊपर नीचे हुआ, right? So I've given you this data, you can take care of this. Arrange the states in the ascending order, again from the notes. Multi-dimensional नीति आयोग रिपोर्ट का पंजाब, केरला, सिक्किम, गोवा, तमिलनाडु, you can have this from here. ये रहा हेड काउंट रेशियो, राइट? और यही मैं बोलता हूं अगेन, यहां से भी आप देखते कि सबसे बेकार ऊपर, जो सबसे ऊपर है, सबसे बेकार रैंकिंग है उसकी, तो मैंने ये बोला था आपको बीमारू स्टेट्स के नाम से याद करने के लिए, राइट? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो समवेयर वहां से राजस्थान भी ज्यादा दूर नहीं है, राइट? तो ये वाला इस तरीके से याद करने को कहा था। और केरला, जितने छोटे छोटे स्टेट्स हैं जैसे केरला, सिक्किम, गोवा, राइट, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल, या यहाँ पे मिजोरम, हरियाणा, तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, दिस इज समवेयर जो कि 0.0052 से नीचे नीचे है, 052 से नीचे नीचे है। तो ये है इसके लेजेंड्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यहां से आप देख सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट। जब मैं इंडियन इकोनॉमी में डेटा करवाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये सब नहीं आता, इतना मैं याद नहीं कर पाऊंगा। अगेन यू हैव टू टेक अ कॉल, राइट? पेपर से सिर्फ 4 घंटे पहले ये डेटा भेजा था मैंने, मुझे याद था, समहाउ रात को मैं भूल गया, लेकिन सुबह उठते ही, सुबह 6 बजे, दिस वाज द थिंग दैट आई शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल, आई शेयर्ड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, राइट? 31/12/2022 तक का सारा डेटा मैंने दिया था, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, और ये मैंने भेजा था सुबह 6:05 के करीब। पेपर इन लोगों का था शिफ्ट 2 का बाद में था, राइट? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं तो आपको पता होगा, राइट? एंड दिस वाज अ डेटा। एनीवे, नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर ऑफ अकरेंस फ्रॉम द ओल्डेस्ट। फर्स्ट पहले कौन सा आया था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मल्टीप्लायर बाय रिचर्ड एफ खान, राइट? एंड दिस इज नॉट खान, इट इज खान, राइट? KAHN, खान। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर सबसे पहले ये आया था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर, उसके बाद ये ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद मल्टीप्लाई 1931, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी 1936। सो ये आ गया 36, 31, 1776, ये समवेयर अराउंड 1880s में कहीं था ये, और ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। सो नाउ यू कैन मैच इट। फर्स्ट अकरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट सबसे पहले कौन सा हुआ, इट इज C, D, फिर आ गया E, फिर आ गया B, फिर A, C, D। अगर मैंने सब सही किया तो इसमें आंसर ये आना चाहिए C, D, E, B, A। मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर में किया होगा अगर, तो इट इज C, E,
CE पहले बता देंगे लोग, यहाँ पे ऑप्शन है CEBAD, पूरा ही मैच नहीं हो रहा। एनीवे क्या लिखा है ये? ओके फाइन, इसका आंसर लेट मी जस्ट सी वंस, कहाँ गड़बड़ किया है इसका? ए है। अच्छा CE मैंने कहाँ तक किया था? CE तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। CEBAD, अब लेट मी सी, मेरी गलती हो सकती है यहाँ पे, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ। तो डी ये कह रहे हैं लास्ट में आया, फिशर का सबसे लास्ट में थोड़ा ना, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये तो क्लासिकल से पहले था। एनीवे आई हैव टू चेक दिस, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेटा। ये डेटा सही है, ग्रेट डिप्रेशन आपको पता ही है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज आल्सो फाइन, मल्टीप्लायर रिचर्ड एफ खान ये भी सही है। तो ये अगर गड़बड़ है तो एनीवे इसको हटा देते हैं। तो ये कह रहे हैं सबसे लास्ट में आया CEBAD, ठीक है। एक बार चेक, लेट मी जस्ट चेक इट आउट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कब आया था? QTM मेरे ख्याल से इतना पीछे नहीं आ सकता। QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समवेयर 1910 के आसपास आना चाहिए। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय फिशर, ईयर डालते हैं, देखते हैं। देखो 1991, इट इज 1991 सेज नॉट, पूरा नहीं देखा मैंने अभी तक। लेट्स सी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में तो ये कह रहे हैं कि 1670 सेंचुरी में आ चुका था। एरविन फिशन ने इसको दिया, एरविन फिशन का जन्म ही तो 1867 में है, तो उतना लेट तो नहीं जा सकते वो। 1891 के करीब मैंने इसलिए बोला था बिकॉज उनकी पहली PhD जो थी, वो एक्चुअली डबल PhD थे, तो उनकी जो पहली PhD थी वो 1891 में हुआ था येल यूनिवर्सिटी से, इतना मुझे पता था। रीस्टेटमेंट तो क्वेश्चन में नहीं लिखा ना, क्वेश्चन में रीस्टेटमेंट तो नहीं लिखा, इट इज मेंशन एज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय फिशर। रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो ये तो हो गया फ्रीडमैन 1956। अगर आप इसको रीस्टेटमेंट करते हैं तो ये आ जाएगा 1956 जो कि है फ्रीडमैन, बट क्वेश्चन में फिशर लिखा हुआ है साहब, तो कहां से हम बोल सकते हैं? तो देखिए ये इस तरह की चीजें हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। दिस इज 1776, दिस इज 1931, दिस इज 36, राइट। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज बेसिकली समवेयर, अगर मैं बोल रहा हूं 1890 या अराउंड 1910 के करीबी लगा लीजिए। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया। यू कैन सी अनदर क्वेश्चन दैट इज इनकरेक्ट, राइट। जो भी है मुझे बताना कि कमेंट में सर आप गलत हो कि ये डेटा मुझे मिला यहां से। तो सी इज देयर, देन फॉलोड बाय डी होना चाहिए, फिर ई होगा, फिर होगा बी, फिर होगा ए बी, राइट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी 1936, तो ये होना चाहिए। एनीवे सो दीज आर क्वेश्चंस जो गड़बड़ रहेंगे, दैट्स इट। सो व्हाट इज द लर्निंग? जो भी है 1910 है, 1911 है, 1920 है, 1931 से पहले नहीं है, राइट। हाउ वाज द क्लास? असेंडिंग डिसेंडिंग को छोड़ के कैसा लगा? कितनी सारी नई चीजें सीखी ये लास्ट 1 आवर, कैसा क्या क्या था आपके सामने? व्हाट ऑल यू सॉ? व्हाट ऑल यू सॉ? You saw Bichette effect, right? Bichette effect. You saw Spanish flu. You saw Portuguese flu or disease, Dutch disease, British disease. Then CMIE data. Then कितने क्वेश्चंस NTA की तरफ से गलत आंसर्स को लिए गए हैं, राइट। इसका तुक नहीं बनता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे, मे बी पीपल हैव नॉट चैलेंज्ड इट, राइट। चैलेंज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए जहां पे मेरा पॉइंट है, मेरा एक सिंपल सा पॉइंट मैं बता देता हूं। अब सभी के सभी इकोनॉमिस्ट हैं, सभी स्टूडेंट जो हैं वो फ्री राइडर प्रॉब्लम जानते हैं, मैं नहीं करूंगा, कोई और कर लेगा, इतने बच्चों ने दिया है, सभी ये करेंगे। आप सही बताऊं आपको मैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेहनत भी नहीं करते ये देखने के लिए कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों है, मेरा गलत क्यों हुआ, मेरा गलत क्यों हुआ। यू डोंट टेक अ स्टैंड इन दैट,
राइट। तो ये गलत है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से अब आगे जो बच्चे पढ़ेंगे वो कहेंगे कि सर इसका आंसर तो आपने बताया सी, बट इसका आंसर तो एनटीए ने दिया है डी, तो गलत हो गया। तो ऐसा मत करना कभी भी। इट इज नॉट अबाउट 1000 रुपीज, इट इज नॉट अबाउट दैट, राइट। आप ये सोच के देखिए, अगर आपने किया, चैलेंज किया और वो सही निकला तो आपका पैसा वापस आएगा। और ये तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट। इसमें तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। जो आरबीआई की साइड, जो गवर्नमेंट की साइड, जो मिनिस्ट्रियल साइड्स बोलेंगी वही होगा। यूनियन बजट ने खुद बोला, निर्मला सीतारमन जी ने के स्पीच में बजट का जो इंफॉर्मेशन है वो तो वैसे ही है। यू कैन नॉट चेंज दैट, राइट। सो आशा करता हूं ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। चार्ट देखने से डर, आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर किया है, राइट। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बिफोर आई लीव दिस क्लास, एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर आपने सोच लिया है कि आप एनटीए का पेपर देंगे, जेआरएफ करना चाहते हैं, लेक्चरशिप करना चाहते हैं, एक बार अपने आप से दोबारा पूछेगा कि हाउ सीरियस यू आर। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इसके बिना आप रह नहीं सकते, इसके बिना आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, यही आपकी आइडेंटिटी है, यही आपका पहचान बनेगा, तो फिर सारा कुछ लगा दो। फिर आपको डेटा नहीं दिखेगा, फिर आपको लेंथ नहीं दिखेगी, फिर आपको न्यूमरल नंबर्स नहीं दिखेंगे। हम ही लोग हैं जिन्होंने अपने एज से पहले हमने आयरन और के केमिकल इक्वेशंस याद किए थे, एक्सट्रैक्शंस याद किया था, पूरा का पूरा हमें पीरियोडिक टेबल याद था, हमें साइन थीटा टैन थीटा के भी हमें याद थे। ये टाइम निकल जाएगा। जब आप 10 साल के बाद बोलेंगे कि यार ये तो सिंपल है, वो 4-5 चीजें ही पूछते हैं। जब आप मेरी एज में पूछेंगे, आप पहुंचेंगे, आप कहेंगे सर 4-5 चीजें तो पूछते हैं, वही फिस्कल डेफिशिएट, वही पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां गया, किस मिनिस्ट्री को कितना मिला, जीवीए क्या था, जीडीपी क्या था, कौन सा पॉपुलेशन स्टेट था, बस। और है क्या? सो जब तक डरते रहोगे पेपर डराता रहेगा, और पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कहीं कि माइक्रो मैक्रो ग्रोथ करके हो जाएगा, विश्वास करो, जो पेपर बनाएगा ना उसको बहुत ज्यादा महारत हासिल है, ही इज एक्चुअली एलिजिबल टू डू दैट। और वो हम सबसे भी बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, राइट, जो कि करते हैं। एक पैनल बैठता है पूरा, तो उनकी नजर में ये बिल्कुल सही है कि कैसे एक बच्चे को उसकी उसकी तैयारी को टटोलना है। उनका काम क्या है? गेहूं से घुन निकालना, राइट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ दे कैन सेपरेट द राइस एंड द हस्क, राइट। सो वो उनका काम है, और उसी तरीके से क्वेश्चंस भी वैसे बनाएंगे जो कि आपको लगेगा कि 50% क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो जाते हैं, 50% क्वेश्चन तो सिंपल हो जाते हैं, मैं तुक्का लगा के या फिर मैंने कहीं पढ़ा है ये मैं कर लेता हूं। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, पता है? यही लालच है। 50% क्वेश्चन जो आपके ठीक होते हैं, इस 50% क्वेश्चन के साथ इस आशा में कि आज जो कट ऑफ गया है वो 60% पे गया है, इसी आशा में जो है आप मेहनत करना चाहेंगे। और आपकी मेहनत की जो जो विजन है ना, वो कहेंगे यार 50 तो मैं लास्ट टाइम बिना पढ़े भी लेके आया था, 50 तो मैं थोड़ा बहुत मेहनत करके भी पढ़ के लेके आया था। सिर्फ 10% की बात है। 10% का मतलब कितना होगा? 30 क्वेश्चन की बात है। 30 क्वेश्चन डिवाइड बाय 30%, 30 मार्क्स की बात है। 30 मार्क्स डिवाइड बाय 2 यानी कि 15 क्वेश्चन। सर 15 क्वेश्चन से मैं पीछे रह गया था, इस बार मैं पूरा पढ़ लूंगा तो भी मैं 15 क्वेश्चन आराम से कर लूंगा। बट पता है लॉजिक क्या होगा? इस बार भी पेपर वैसे ही आएगा, और ये आप फिर 50 में अटक जाएंगे और कट ऑफ लग जाएगा 60 पे। ये 15 क्वेश्चन रैंडम है। आप रैंडम को कैसे सोच सकते हैं कि इसको मैं कैप्चर करूंगा? इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। माइक्रो के 14 क्वेश्चन में से 14 के 14 ठीक होने चाहिए। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के 14 के 14 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मैक्रो के 12 में से 12 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब जाके आप इस बफर को कम कर रहे हो। आपका फोकस सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पे है, उस पर मत डालो, आप बेसिक चीजें कर लो। लेकिन माइक्रो एंड मैक्रो में आपने देखा आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। दिस इज द एनालिसिस दैट यू हैव टू डू। अगर माइक्रो में 14 क्वेश्चन है, उसमें से देखिएगा, अगर आपका जेआरएफ नहीं निकला, अगर आपका नेट नहीं निकला, तो आप समवेयर 8 से 9 के बीच में है। अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं, जो आपको लगता है ये वो एरिया है जहां पे आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आपको बड़ी चीज क्या दिखती है? इंडियन इकोनॉमी। वो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं दिखते जो कि रैंडम बन के आ रहे हैं। कितने लोगों को पता था व्हाट वाज बिचेट इफेक्ट, व्हाट वाज तकीला इफेक्ट?
कितने लोगों को पता था व्हाट वाज क्वांटिटेटिव इफेक्ट, किचन साइकिल, राइट? जितना ज्यादा आप नई चीजें पढ़ेंगे, आप एक बुक को मत देखो, आप एक नोट्स को मत देखो, आप यूनिट को यूनिट की तरह मत देखो। एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी आस्क्ड। हर चीज जो इकोनॉमिक्स में है वो हर चीज पूछी जा सकती है, राइट? आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो जो नए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इट इज द स्काई। इकोनॉमिक्स, जो भी इकोनॉमिक्स है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वन बुक। एक किताब, एक पूरा का पूरा सिलेबस नहीं। अब ये सोच के देखो कि अगर आप किसी एक स्टेट से हो, मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से हो, राइट? मान लीजिए कोई दूसरा स्टूडेंट तमिलनाडु से है, somebody is from Tamil Nadu, somebody is from suppose Mizoram. The Mizoram person has studied economics, what has been taught in their universities. Tamil Nadu people have learned economics, what have been taught in their universities. West Bengal people have learned economics, what have been taught in their universities. But when you are in the pan India level में वेस्ट बंगाल के पैनल भी रहेंगे, तमिलनाडु का भी पेपर बनेगा, मिजोरम के भी लोग रहेंगे. सो हाउ यू आर गोइंग टू कम्पीट देयर? You have to move out of your state. You have to move out of your UG-PG textbooks. वहां से बाहर निकलना पड़ेगा. You have to continuously keep on learning नई नई चीजें. और बात यही है कि जब पता नहीं तो क्या ढूंढेंगे? जब चीजें पता ही नहीं कि यार लिपस्टिक इफेक्ट नाम की कोई चीज हो सकती है, कोबरा इफेक्ट नाम की चीज हो सकती है, हॉट मनी, हेलीकॉप्टर मनी, ये सब क्या है? ये वही चीज है, जब जितना ज्यादा आप ढूंढेंगे, इफ यू हैव द ईगरनेस टू लर्न, यू विल इन्वेस्टिगेट, आप ढूंढते रहेंगे और आगे जाते रहेंगे. यू नेवर नो कि कब का पढ़ा हुआ कब आ जाएगा, राइट? सो आई होप दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड. थोड़ा ज्ञान अगर ज्यादा हो गया तो सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को लगा कि जिस तरह से स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा रास्ता दिखाने के लिए मैंने कोशिश किया है. बहुत सारे लोग ज्यादा ज्ञान पसंद नहीं करते. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज मैं इसी तरह की वीडियोस और लेके आता हूं. कल मैं मिलूंगा आपसे बायजूस एग्जाम प्रेप के ऐप में, और वी विल स्टार्ट विद द शिफ्ट 1 पेपर, राइट? थैंक यू सो मच, एंड कमेंट जरूर लिखिएगा. बहुत सारे कमेंट्स लिखे थे आपने, मुझे पसंद आए, मैं सबको लाइक किया इंडिविजुअली बैठ के. और कहीं ना कहीं लर्निंग कभी मत छोड़ना, कि ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.